नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज बात करेंगे अमित शाह की। वो अमित शाह जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा पावर स्ट्रक्चर सिर्फ दो व्यक्तियों तक सिमट के रह गया है। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं गृह मंत्री अमित शाह। माना जा रहा है कि अमित शाह ही नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन क्या ये इतना आसान है? हम सारे बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं आज, और अमित शाह की अच्छाई और अमित शाह की कमी, अमित शाह की रणनीतियां और अमित शाह के राह में आने वाली बाधा। दरअसल मौजूदा दौर में मीडिया का एक बड़ा सेक्शन, जिसे आमतौर पर सब लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो माहौल बना रहा है कि 2024 का चुनाव मात्र एक औपचारिकता रह गया है। वो कह रहा है कि ये तो चुनाव तो बस केवल फॉर्मेलिटी है, आना तो मोदी को ही है और नरेंद्र मोदी जी की वापसी तय है। लेकिन यदि जमीनी हकीकत को देखें तो नीतीश कुमार की बात कहीं ना कहीं अब तर्कों पे लगती है कि जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे। मोटे तौर पर देखें तो 2024 का चुनाव जितना नरेंद्र मोदी के लिए महत्वपूर्ण है, उससे कई गुना ज़्यादा अमित शाह के लिए महत्वपूर्ण है। यदि 2024 भाजपा जीतती है तो अमित शाह के उत्तराधिकार की सारी चुनौती समाप्त हो जाएंगी। योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, सबकी दावेदारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को स्वाभाविक रूप से यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वे अपने उत्तराधिकारी का सिलेक्शन करने में अपनी मर्जी चला सकें। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी अपने सबसे भरोसे वाले और 2014 में उत्तर प्रदेश में 80 में 73 सीट दिलाने वाले, 2019 में पूरे देश में भाजपा की कमान संभालने वाले और खासकर 2022 में कड़े मुकाबले में यूपी का विधानसभा चुनाव इस तरह पार्टी की झोली में डालने वाले, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी को जब चाहे किनारे लगाया जा सके। वैसे अमित अनिल चंद शाह को ही मोदी तवज्जो देंगे, इसमें किसी को अब कोई गुंजाइश बची नहीं। अमित शाह ने मोदी का साथ उस वक्त भी दिया जब शंकर सिंह वाघेला ने मोदी का गुजरात से बोरिया बिस्तर बंधवा दिया था। वो दिल्ली के अशोका रोड पर भाजपा मुख्यालय के पीछे एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर हुए थे। अमित शाह ने मोदी जी के कहने पर 1999 में तत्काल गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में उनके बेहद मुश्किल चुनाव की कमान उस वक्त संभाली जब उस दौर से मिडिल क्लास के सबसे बड़े पोस्टर बॉय, मीडिया डार्लिंग टी.एन. शेषन बतौर कांग्रेस उम्मीदवार आडवाणी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। अमित शाह ने गुजरात दंगे के उस विवादास्पद दौर में भी मोदी का साथ दिया, जब माना जाता था कि मोदी के विवादास्पद बयानों, गुजरात में न्यूटन के तृतीय कृति नियम का पालन हो रहा है। याद होगा आपको, बहुत कंट्रोवर्शियल बयान हो गया था गुजरात दंगे के बाद मोदी जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उसने इस बयान ने गुजरात में में घी का काम कर दिया था। पूरे देश में इसकी आलोचना हुई थी। देश क्या, पूरी दुनिया में मोदी जी सवालों के घेरे में खड़े हो गए थे। लेकिन अमित शाह उस दौर में भी चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे और पूरा गुजरात मैनेज कर रहे थे। लेकिन यदि 2024 का नतीजा मोदी के मन के अनुकूल नहीं हुआ तो सबसे बड़ी दिक्कत अमित शाह को ही होने वाली है 2024 में। याद कीजिए 2004 का वो दौर जब सत्ता गंवाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात दंगों पर हार का ठीकरा फोड़ा था और नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी। लेकिन तब पूरी बीजेपी ने, पूरी पार्टी ने बीजेपी वाजपेयी की एक नहीं सुनी। तब वाजपेयी, याद होगा आपको, रूठ कर मनाली भी चले गए थे, लेकिन तब भी पार्टी ने वाजपेयी की कोई बात नहीं सुनी और मोदी को मुख्यमंत्री पद कंटिन्यू करने का फैसला किया और मोदी ही गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फिर उस पार्टी से उम्मीद कैसे की जाए कि ताज उतरने के बाद पार्टी अपने भविष्य का नेता मोदी की मर्जी से चुनेगी। जिस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं सुनी, वो प्रधानमंत्री पद के आगे भूतपूर्व लग जाने के बाद मोदी की सुनेगी, इस बात की गुंजाइश ना के बराबर लगती है। ऐसी परिस्थिति में जब सब लोग जो आज मोदी शाह के वर्चस्व के दौर में मजबूरीवश छुपे, उन सबकी जबान खुल जाएगी और वो परिस्थिति जैसे एक व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है,
वो हैं अमित शाह। अब सवाल उठता है कि क्या संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में अपना वर्चस्व साबित कर लेने से परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं? तो इसका सीधा जवाब इस बात में है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो आज इस समय मोदी शाह के भक्त बने बैठे हैं, मोदी जी को देवताओं का देवता कहते हैं, उस समय उनका रुख उस परिस्थिति में क्या होता है जब 2024 का चुनाव नतीजा अनुकूल नहीं होता है। याद करिए कि हिमाचल के साथ पटना वाले जेपी नड्डा हैं। ये नीतीश कुमार, सुशील मोदी, संजय जोशी, ये सब इन सबके भरोसेमंद दोस्त हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी के अंदर का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, जैसे रामविलास पासवान को कहा जाता था। उनके बारे में आम धारणा है कि वे इस बात के विशेषज्ञ हैं, इस बात की पहचान कर सकते हैं कि किसका सितारा अब डूबने को है। क्योंकि भाजपा की रणनीति, खासकर जब वो विपक्ष में होती है, उस समय पार्टी अध्यक्ष का रोल बहुत बड़ा होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि 2024 के बाद अमित शाह की पार्टी में क्या हैसियत होगी, यह तय करने में जेपी नड्डा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। सत्ता गंवाने की स्थिति में नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, संजय जोशी, सुशील मोदी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह, ये कई सारे नेता हैं जो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि लगभग अभी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं ये लोग। इन लोगों के आपस में ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो चुकी है और ये सब वक्त का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें अपनी जबान खोलने के लिए सिर्फ एक माकूल वक्त का इंतजार है। फिर इस हालत में अमित शाह को बड़ी चुनौती झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि वो मास लीडर नहीं है, या ये कहूँ कि वो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन है। उसमें भी उस टाइप के ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन जो सत्ता की धमक से अपनी रणनीति को अंजाम देते हैं। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जब पूरी तरह से सत्ता से दूर रहकर सत्ता की मशीनरी का इस्तेमाल किए बिना विपक्ष में रहकर अमित शाह ने कोई चुनाव अपनी रणनीति से जितवा दिया हो। यदि गुजरात में ही भाजपा की बात करें तो पार्टी को 2 बार 1995 और 98 में सत्ता में लाकर केशव भाई पटेल ने एस्टेब्लिश कर दिया था। फिर 2000 के आखिर में मोदी शाह को पार्टी ने सत्ता सौंप दी थी। 2017 में भी यूपी की सफलता का सेहरा तब बंधा था जब अमित शाह की पार्टी केंद्र की सत्ता में थी और उसी केंद्र सरकार ने डिमोनेटाइजेशन के द्वारा चुनाव के ठीक पहले सभी विपक्षी दलों को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया। तो याद होगा आपको 2017 में चुनाव होने वाले थे और अचानक नोटबंदी हो गई थी। अमित शाह के पास खुद को बिना सत्ता की मदद के चुनाव जिताकर खुद को साबित करने के 2 बड़े मौके थे जो मैं आपको बताता हूं, और इसमें अमित शाह चूके। पहला मौका था 2015 का बिहार का। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे। पार्टी की पूरी कमान अमित शाह के हाथ में थी। वो 3 महीने तक बिहार से उन्होंने बाहर कदम भी नहीं रखा था। पूरी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में झोंक रखा था, लेकिन उस प्रतिष्ठा की लड़ाई में नीतीश लालू के महागठबंधन ने 3/4 बहुमत हासिल करके भाजपा को करारी शिकस्त दी थी। दूसरा मौका 2021 में बंगाल की मूंछ की लड़ाई थी, जिसमें एक तरफ अमित शाह ओ सफेद कपड़ा कर रहे थे और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी दीदी ओ दीदी, आपको याद होगा डायलॉग, बड़ा फेवरेट डायलॉग हुआ, मोदी जी वो कर रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी ने भी करीब 3/4 बहुमत हासिल करके बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। समूचा सीए, एनआरसी, एनपीआर का फार्मूला बंगाल में ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गया था। इसलिए यह मान लेना कि मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में अमित शाह को चुनौती मिलना असंभव है, राजनीतिक रूप से बचकानापन होगा। दरअसल अमित शाह का जादू दिल्ली में भी फेल हुआ जब वो केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने गली गली में हैंडबिल बांटे थे, शाहीन बाग का मुद्दा बनाया था, लेकिन दिल्ली में भी अमित शाह का जादू नहीं चला था। लेकिन बावजूद इसके आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का मतलब अमित शाह है। बड़े से बड़े नेता अमित शाह से सामने आने से डरते हैं, बचते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अमित शाह सबसे ताकतवर नेता हैं। वो ये भी जानते हैं कि अमित शाह उन नेताओं में से हैं जो विपक्ष के नेताओं से संवाद भी नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी से कई मुलाकात की, कई बार चाय पार्टी हुई, लेकिन लोग बताते हैं कि अमित शाह ने साफ साफ मना कर दिया कि वो गांधी परिवार से कोई मुलाकात करने में विश्वास नहीं करती है। यही अमित शाह का स्टाइल है। अमित शाह के अगर आप दोस्त होंगे तो वो आपके लिए वो कुछ भी कर देंगे। अगर अमित शाह ने आपको विश्वास दिला दिया है, आपको भरोसा दिला दिया है, आपको कोई वादा कर दिया है, तो अमित शाह हर हालत में निपटाएंगे। और आप अगर अमित शाह की दुश्मनों की लिस्ट में तो भी अमित शाह आपको निपटाएंगे। उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें लग रहा है कि अमित शाह के मन का काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये अमित शाह हैं।
शतरंज की बिसात पे कब कौन सा मोहरा चलेंगे कहना मुश्किल है। हमारी निगाह रहेगी भारतीय जनता पार्टी के इस सबसे बड़े नेता की रणनीति पे। मैं आपको बताता रहूँगा अमित शाह का दौर क्या है। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो राजनीति की अंदर की बात आपको बताएगा। थैंक यू।